आज के शो में। शेरशाह धमाके की तहकीकात ताहाल किसी हतमी नतीजे तक ना पहुंच सकी। केएमसी नाले पर बने बैंक की तामीर से लाइल्म क्यों था? तजावुजात से मुतालिक बरवक्त कार्रवाई ना होना, अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। क्या गाड़ियों की कीमतों का तयन अब एक रेगुलेटरी बोर्ड करेगा? तजवीज ने नई बहस छेड़ दी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, हमने देखा शेरशाह में जो धमाका हुआ, आपके सामने कल भी उस पर रवदाद रखी थी, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिन लोगों के साथ या जिन घर वालों जो वर्सा इस वक्त हैं जो इसमें जाबाक हुए, आखिर उनके जहनों में तो ये सवाल है कि किसका जिम्मा था, किसके हाथों में अपने जो इस वक्त लवाकिन है उनका खून तलाश करें। जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके बारे में जो फैक्चुअली मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से बात भी की, जो हमने इस वक्त रिपोर्ट भी हुआ और मुख्तलिफ हवालों से जो बात सामने आई, वो अभी तक कुछ इस तरह की थी क्योंकि सुई गैस ने पहले एसएसडीसी ने ये मौक़िफ़ दिया, पहले ही यहाँ पे गैस का बुरान है, कराची में सनतें घरेलू सार्फिन मुतासिर हैं। सुई गैस ने बयान दिया कि हमारी कोई लाइन वहाँ से नहीं गुजर रही थी, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि एमडी साइट का एक बयान आया और उन्होंने इस बयान को कन्फर्म भी किया कि हाँ, वो कहते हैं कि जो सुई गैस का बयान है वो मिसलीडिंग है। बल्कि एक इन्वेस्टिगेटर जो इस टीम का हिस्सा है, जो इन्वेस्टिगेट कर रही है इस वक्त डीआईजी साउथ की सरबराही में, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो कुछ इंस्टीट्यूशंस यानी एसएसडीसी की तरफ से इशारा करते हुए कहा कि कुछ इंस्टीट्यूशंस अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही हैं इस पूरी सूरत हाल में। तो ये तो इसका एक पहलू है कि आखिरकार धमाका क्यों हुआ, और ये भी उन्होंने इशारा दिया था कि जो हवा है उसके यानी जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, जो स्मेल थी और मुख्तलिफ ऐसे नमूने जो वहाँ पर थे मौजूद, उनका इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि देखा जा सके कि वहाँ पर गैस लीकेज था या नहीं था, गैस की पाइप थी या नहीं थी। अब ये तो एक इन्वेस्टिगेशन वाला पहलू है, और इसके बाद जो दूसरा अहम पहलू है वो वहाँ पर मौजूद तजावुजात का है जो नालों पर कायम है। इस हवाले से कल भी मैंने पीपल्स पार्टी के वज़रा से बात इस प्रोग्राम में कर रहा था, तो कहते हैं वो उनका पहला जवाब तो वो ये तमीज़ शुरू होती है कि ये सब जो है एमक्यूएम ने किया था, चाइना कटिंग एमक्यूएम ने की थी, तजावुजात एमक्यूएम ने बनाए थे, सब एमक्यूएम ने बनाया था। वो खुद क्या करेंगे? तो उस हवाले से मुझे ब्लैंक नजर आया कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर अगर 400-500 नाले हैं शहर में, छोटे बड़े छोटे, तो उन पर अगर तजावुजात हैं, जैसे यही जगह तकरीबन 60-65 डीसी साहब कह रहे थे, उनसे बात भी हुई कि हम तजावुजात शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये लोग रिलोकेट होकर जाएंगे किधर सब लोग? और इस हवाले से हिकमत अमली एक कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजी कोई होगी भी, या इसी तरह लोग इसी तरह नालों पर बनाई गैर कानूनी तामीरात पर रहते रहेंगे? बड़े अहम सवालात हैं इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मौजूद है हमारे साथ, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है। तो शुक्रिया आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। ये बताएं कि पहले तो जो इन्वेस्टिगेशन का पहलू है आपको, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि जिम्मेदारी इस पर सुई गैस चाह रहा है कि उस पर ना आए, और लोग डाल रहे हैं, कोई कह रहा है सुई गैस जिम्मेदार थी, कोई कह रहा है फलां इदारा जिम्मेदार था। तो ये इन्वेस्टिगेशन अभी तक हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी कि धमाका हुआ क्यों था, इतने दिन बीत चुके हैं। ये पहुंचेंगे भी हतमी नतीजे पर, यह मामला इसी तरह चलता रहेगा? फैज साहब, बहुत शुक्रिया सफान। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया ये पेश आया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और ये पहला वाकया नहीं है। कुछ अरसे कबल ही लियाकताबाद में एक इमारत मुनहदिम हुई, उससे पहले कुरंगी में हुई, उससे पहले लियारी में हुई। ये तो मामलात हो ही रहे हैं शहर में, और मैं जो आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, कोई भी हतमी नतीजा नहीं निकलेगा। क्यों आप ऐसा कहते हैं? ये फाइल इसी तरह चलती रहेगी, कागज बनते रहेंगे, फाइल में लगते रहेंगे, कोई भी जिम्मेदारी का तयन नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है सियासी और इंतजामी। अच्छा, सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी तो हर मर्ज का उनको मसला हम ही नजर आते हैं। उनके तो घरेलू झगड़े भी शुक्र करें वो हमारे ऊपर नहीं डाल देते, उनके कबायली झगड़े भी वो समझे हमारे पे इल्जाम नहीं डाल देते। इस शहर का मसला ये है कि ये शहर अब मुकम्मल तौर पर इंतजामी तौर पर लावारिस हो चुका है। इस शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं है कंप्यूटराइज, इस शहर का कोई यूटिलिटी सर्विसेज का प्लान नहीं है। आप बता नहीं सकते कि पानी की लाइन कहां से जा रही है और गैस की लाइन कहां से जा रही है। किसी इदारे के पास कोई नक्शा नहीं है, और अगर नक्शा ना भी हो तो एक एज बिल्ड ड्राइंग होती है कि लाइनें डल गई, चलो उसके बाद ड्राइंग बना लेते हैं। आपको ये नहीं पता के इलेक्ट्रिक वाले अपना फॉल्ट ढूंढने में 6-6 घंटे लगा देते हैं। कहीं से पानी लीकेज रिपेयर करने में, गैस लीकेज हो, घंटों लग जाते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस शहर के अंदर अब कोई निज़ाम है, और जब तक ये हुकूमत रहेगी
ये शहर इसी तरह लावारिस रहेगा। सियासी तौर पर ये एमक्यूएम ने बनाए। भाई कैसे एमक्यूएम ने बनाए? आप अपने घर के आगे किसी सोयम का टेंट लगवा लें, किसी के खुदा ना खास्ता इंतकाल हो जाए, वो उससे टेंट लगा दे, पहली गाड़ी पुलिस की आती है कि भाई आपने रोड बंद किया हुआ है। आप एक रेती सुजुकी डलवा लें, पहली गाड़ी पुलिस की आती है, यूनियन काउंसिल की आती है, बिल्डिंग कंट्रोल की आती है, भाई पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। तो ये इतना आसान काम नहीं है कराची में तामीरात करना। सही। और ये सियासी लोग नहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ख्वाजा साहब ये मुझे बताएं, ख्वाजा साहब आप जिस तरह कह रहे हैं, आप जो इंतजामी नाअहली या इंतजामी जो इस पर नाकिस मामलात हैं वो उसकी निशानदेही कर रहे हैं, आई 100% एग्री विद दैट। बिलखुसूस जिस तरह बहुत से यहाँ पर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस शायद लोड शेडिंग की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से नहीं आ रही कि गैस और सीवरेज की लाइनें मिक्स हुई हुई हैं और पानी भर गया लाइनों में, जिस वजह से गैस लोगों को नहीं मिल रही। लेकिन सर सुई गैस जो SSGC इदारा है वो तो वफाक के अंडर में आता है। आप पर बार बार सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि कराची की इस वक्त जो इंडस्ट्रीज हैं बंद हैं, बंदिश का शिकार हैं, आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी बंद है। जुबैर मोतीवाला साहब कल प्रोग्राम में थे, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ हमें नहीं मिल रही गैस, आप आके खुद देख लें साइट एरिया में नहीं मिल रही गैस। वो कहते हैं एमक्यूएम क्यों नहीं कह रही कि वफाक का हिस्सा है, वो बोले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि यहाँ पर जो हक है वो गैस दी जाए। तो और सुई गैस की जिम्मेदारी इस मामले में भी सामने आ रही है शेरशाह वाले में बज़ाहिर। देखिए बिल्कुल एमक्यूएम से बात कर रही है, बात करती रही है। इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं है कि हम कोई पीटीआई में शामिल हो गए। जहां पीटीआई हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी, वहां पर बिल्कुल मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि ये बिल्कुल नाअहली है, कराची शहर के साथ ज्यादती है, जुल्म है। यहाँ सनतें बंद पड़ी हैं, घरों में गैस नहीं आ रही, रोटी खाने पकाने के लाले पड़े हुए लोगों को। लेकिन एक और भी तो पहलू है सफा, सिंध हुकूमत कहती है कि यहाँ से गैस निकलती है, आइन का आर्टिकल 158 का हवाला देते हैं। आपको पता है कितने अरबों रुपए की सब्सिडी सिंध हुकूमत इस गैस के बेचने की लेती है? रॉयल्टी जो नेशनल फाइनेंस कमीशन से सूबा सिंध का गैस हुकूमत बेचती है। सिंध हुकूमत अरबों रुपए लेती है नेशनल फाइनेंस कमीशन में सुई गैस के। तो अब आप बताएं, जो अपने सूबे के लोग, अपने सूबे की हुकूमत, घोटकी जैसे जिले में जहां से गैस निकल रही हो वहां पे चूल्हा नहीं जलता, वहां सिलेंडर चल रहे हैं जहां से गैस निकल रही है। कराची में तो चलो गैस नहीं है ना, जहां से गैस निकल रही है, जहां से फेडरल गवर्नमेंट को गैस जा रही है, उस जिले के नुमाइंदों से लेकर हुकूमत सिंध तक अरबों रुपए लेते हैं रॉयल्टी के ऊपर। तो ये विफाक की जिम्मेदारी बिल्कुल है। तो भाई आप विफाक से एनएफसी के अंदर से रॉयल्टी लेना छोड़ दें, फिर देंगे आप सड़क पर आ जाए, हम भी आपके साथ आते हैं। एक तरफ तो मजे हैं, लेकिन वो तो सड़कों पर आए, आप लोग सड़कों पे इस पे नहीं आए। दूसरी बात मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वफाक और या SSGC ये बताता है कि वो रोजाना 975 MMCFD गैस दे रहा है कराची को। सवाल ये कि ये जो, क्योंकि ये जो धमाका हुआ ये भी लग ये रहा है कि जो लाइनें मिक्स हुई हुई हैं, ड्रेन के ऊपर से गुजर रही हैं, गैस लीकेज हो रही है, और ये मसला वैसा कि तो हम एक बम पे ऊपर रह रहे हैं, कोई भरोसा नहीं किस जगह के, हर गली के अंदर तकरीबन ये मसला है कि सीवरेज लाइन है, जिस तरह हम निशानदेही भी कर रहे थे, मिली हुई आपस में। ये सुई गैस को सही करनी है, सुई गैस को फोन करते हैं लोग, सुई गैस नहीं आती है, सुई और गैस भी नहीं आ रही है। तो और ओवरऑल वो कहते हैं 975 MMCFD हम कराची को दे रहे हैं। तो आखिरकार वाटर बोर्ड है, सुई गैस है, ये सब इदारे, और सुई गैस तो बिलखुसूस वफाक के अंडर आता है, वो क्यों इस वक्त इस मामले को रिजॉल्व नहीं करते कि इससे पहले कहीं और धमाका हो जाए? देखिए मैंने आपको बताया ना, ये बात दुरुस्त है। सुई गैस की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो अपनी तनसीबात की हिफाजत करे, और सुई बात स्ट्रेटेजिक लाइन है, स्ट्रेटेजिक पानी, सुई गैस, ये बड़े हमारे अहम तरीन मराकज हैं। जिस तरह हमारी फौजी तनसीबात होती हैं, इसी तरह से ये इंतहाई हामिल अहमियत के हामिल तनसीबात हैं। इसकी एहतियात होनी चाहिए, और यकीनन सुई गैस को इस पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि जो सुई गैस की लाइनों पर मकानात बने हुए हैं उनको फौरी तौर पर हटाया जाए। लेकिन आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की, हटाया जाए तो कहां ले जाया जाए? कहां ले जाया जाए, ये सवाल जिन्होंने बनाया उनका क्या किया जाए? नहीं तो ख्वाजा साहब आप, क्योंकि हमने जो पूछा लोगों से वो बताते हैं कि तकरीबन 250 एकड़ जमीन उन्होंने महमूदाबाद नाले और दीगर नालों के लिए रखी है सुरजानी टाउन के पास, के उनको रिलोकेट किया जाएगा। तो क्या ये आपको लगता है उसको बढ़ा दिया जाए? उधर आपका मुतालबा होगा जमात तक कि इतने, जैसे यहाँ पर भी जो डीसी हैं केमाड़ी के, वो कह रहे हैं कि हमने जो ऑपरेशन शुरू कर दिया, और ये ऑपरेशन उन्होंने, जो मैंने पूछा तो जगह भी उन्होंने बताई कि ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं शेरशाह नाले से लेकर लियारी रिवर तक हम हटा देंगे। तो ये तमाम जो इंक्रोचमेंट्स हटेंगी, ये लोग क्या सब सुरजानी टाउन जाएं, किधर जाएं? आपका मुतालबा जमात, बतौर जमात क्या होगा इस सिलसिले में? देखिए हमारा मुतालबा बकौल विफाक से भी ये मुतालबा है, और सूबाई हुकूमत से भी। हमने भी तो आखिरकार ये लियारी एक्सप्रेसवे बनाया था। तो लियारी एक्सप्रेसवे बनाकर हमने बल्दिया के अंदर एक पूरी बाकायदा सोसाइटी बनाई, पूरे प्लॉटिंग की,
पहले लोगों को वहां पे घर दिए, उनको छत दी और उसके बाद उनको यहां से हटाया। ये नहीं है कि लोगों को आप आज हटा दें, इस सर्दी के मौसम में पानी नहीं है, गैस नहीं है, खुली छत के नीचे तो नहीं रहेंगे ये लोग। तो सूबाई हुकूमत को एक हिकमत अमली बनानी चाहिए विफाक के इदारों के साथ भी, चाहे वो सुई गैस है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है। पहले आप जमीन देखें भाई, इस शहर के अंदर 60% जमीनों पे कब्जा है। कहीं गोटाबाद के नाम पे कब्जा है, कहीं किसी कटिंग के नाम पे कब्जा है, कहीं एकड़ों के ऊपर, हजारों एकड़ों के ऊपर अराजी के ऊपर कराची शहर की जमीनों पर कब्जा है, जो कि नैब के केसेस चल रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, लोग जमानतों पर यहाँ हैं, कोई अंदर है। ये सारी की सारी इनकी जागीर थोड़ी है। फिर सियासी तौर पर आप जुल्फिकार आबाद बना सकते हैं, आप हॉक्स में अपने लोगों को जमीन दे सकते हैं, तो ये लोग भी तो अपने ही हैं, इस शहर के लोग हैं, इनके लिए बाकायदा प्लानिंग की जरूरत है, जो मुझे सूबाई हुकूमत की नजर नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कि सूबाई हुकूमत इन लोगों को आबाद करने जी। अच्छा ख्वाजा साहब, लेकिन ये अगर ख्वाजा साहब साथ हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये लोग जाएंगे का। मैं ख्वाजा साहब से हमारी जब तक रब्ता बहाल होता है, रब्ता इस पर डिस्कनेक्ट हुआ है, ये बड़ा अहम सवाल है नाज़रीन, क्योंकि अब अगर जो डीसी केमाड़ी कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है, तो इस ऑपरेशन के बाद इन लोगों को रीलोकेट किया क्या कहाँ जाएगा? तो सर ये जिस तरह आपने कहा कि सिर्फ सिंध हुकूमत की नहीं, शायद वफाक की भी जिम्मेदारी है, इस तरह बहुत से बड़े पैमाने पर लोग हैं। खुद मुर्जा वहाब साहब की स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि यूसुफ गोड जो है वह तकरीबन नाले के ऊपर 1100 इमारतें बनी हुई हैं, उसमें घर भी हैं, उसमें मसाजिद भी हैं, उसके अंदर दुकानें भी बन चुकी हैं। अब 1100 दुकानों को तोड़ना या उन लोगों को रीलोकेट करना, और इस तरह हर शहर के हर इलाके के अंदर नालों के ऊपर कुछ ना कुछ बना हुआ है वैसा। अब वो किसी भी दौर में बना, वो आपके दौर में बना, वो पीपल्स पार्टी में बना, ANP में बना, जिसने बनाई। अब ये और जो लोग इसमें मुलव्विस थे, क्या उनको सजाएं होंगी? वैसा आपका ये मुतालबा होगा? वो चाहे SBCA के लोग हों जो खामोश है, जिस तरह आप कह रहे हैं टेंट लगता है तो आ जाते हैं, नहीं आया कोई भी, वो KDA हो, वो कोई भी इदारा हो, वो नहीं आया, क्या उनको सजाएं होंगी ताकि आइंदा ऐसा ना हो? नहीं, सफान आते सब हैं, अपना अपना हिस्सा लेके जाते हैं, आम आदमी को लूट के ले आते हैं। नस्ला टावर की मिसाल आपके सामने है ना, रेगुलराइज हुआ, अमलगमेट हुआ, 17 इदारों ने NOC दी जो हुकूमत सिंध के, बिल्डिंग कंट्रोल ने NOC दी, इन्वायरमेंट ने NOC दी, यूटिलिटी NOCs मिली, सारे के सारे इदारों ने NOC दी। आज वो बेचारे, उनको गिराया जा रहा है, किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं। और आपको ये भी पता है कि NOCs शराफत से तो नहीं मिलती हैं, करोड़ों रुपए की रिश्वत भी ली गई है, करोड़ों रुपए की उन अफसरान ने रिश्वत ली है जिन्होंने SBCA के अप्रूवल पे साइन किए होंगे, जिन्होंने मंजूरियां दी होंगी, तो जिन्होंने सारे मास्टर प्लान से नक्शे निकाले होंगे। तो आखिरकार ये जो आप कह रहे हैं ना, कोई नहीं, सब जगह सब पहुंच जाते हैं। ये गैर कानूनी तामीरात करवाने में उन लोगों का हाथ है, उस माफिया का हाथ है जिसका इस शहर से कोई ताल्लुक नहीं है, जो यहाँ पर सिर्फ कमाने के लिए आते हैं, जिन्होंने इस शहर को दुबई समझ रखा है। कोई अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहता, यहाँ पर लोग आते ही बर्बाद करने के लिए। थानों में पैसे लेके SHO लगते हैं, इंस्पेक्टर अफसरान पैसे लेके लगते हैं, और वो फिर पैसे रिकवर करते हैं। वो कहां से रिकवर करेंगे? 50,000 किसी की तनख्वाह है इंस्पेक्टर की, बिल्डिंग इंस्पेक्टर की, तो आप क्या समझ रहे हो 50,000 में जी रहे हैं? उसके बाद आप 40 लाख रुपए की गाड़ी है, वो डिफेंस में रहता है, कोई एक्सियन है, आप दिखा दें मुझे एक्सियन, कोई 120 गज के घर में रहता हूं। लेकिन ख्वाजा आप दुरुस्त कह रहे हो, ऐसे भी लोग हैं जो आते हैं दुबई से, लेकिन यहाँ के लोग भी तो हैं। अब गुलिस्तान जौहर की पहाड़ी है, उसको काट के पूरे घर बन गए। उस पर हमने तो ये भी उस पर अगर किसी से बात करें बताते हैं कि एक ऐसा दौर था शहर के अंदर कि अगर अप्रूवल लिया, NOC नहीं दी जाती थी तो वो धमकी दी जाती थी कि बोरीबंद लाश मिलेगी तुम्हारे। तो अब आप मुझे बताएं, हम अगर बुराई देखेंगे तो एक तरफ बुराई नहीं, सब तरफ तमाम जमातों में नजर आती है, जिसकी वजह से शहर का यह हाल हुआ है। आगे बढ़ने का रास्ता क्या? दोबारा ऐसा हादसा होगा? 17 जाने ये चली गई हैं, और ये मसला अगर ऐसे ही रहता है, यही लाइनें मिक्सअप रहती हैं, गैस लीकेज होती रहती है, फौरी तौर पे मुतालबा आपकी गवर्नमेंट से क्या होगा, दोनों गवर्नमेंट से, सिंध और वफाक से, कि इसको हल करें, आइंदा दोबारा धमाका ना हो जाए खुदा ना खास्ता कहीं? पहली चीज तो आपने बड़ा ही अजीब सा बयान दे दिया कि बोरीबंद लाश, हर चीज पे बोरीबंद लाश है। बोरीबंद लाश का कल्चर नसीरुल्लाह बाबर ने निकाला था। वो जो भी करता हूं मैं, आपको नहीं कह रहा था, और ये नहीं है कि मतलब आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ तो मतलब मंगनियां टूटने पे भी बोरीबंद लाश है, इस तरह की धमकियां कहाँ होती है यार? बोरीबंद लाशों का करप्ट तरीन कल्चर था जिसमें हमारे मासूम लोग मरे, उसको फैशन के तौर पे इस्तेमाल ना करें, उससे बड़े दुख वाबस्ता है। हजारों जनाजे, हजारों शहीद हुए हैं, और ये कल्चर हुकूमत सिंध का था
इसको एमकेएम से ना जोड़ें। नहीं, और जहां तक बात ये नहीं, मैं आपको एमकेएम से जोड़ भी नहीं रहा था फैसल, लेकिन मैं कह रहा था ये कल्चर था ना यहाँ पर, ये तो हकीकत है कि कल्चर था यहाँ पर, ये मैं इस बात की निशानदेही करूँ, मैंने एमकेएम का नाम ही नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ ये कल्चर था इस शहर के अंदर। बाजार में पैर में बम बांधकर, जी, या आप असल में बहुत छोटे हैं, यहाँ तो बोरी बाजार में पैर में बम बांधकर भत्ता लेने का भी कल्चर था, वो शायद सारे आपको कल्चर याद नहीं है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, हर एक इलाके के अंदर जिसका जहाँ जोर चलता था उसने वो कल्चर अपनाया हुआ था भाई साहब। लेकिन आगे का रास्ता क्या है, यहाँ से किस तरह निकलेंगे? इस तरह ये जो सारा निजाम बन चुका है, गैस लाइन सीवरेज लाइन मिक्स हुई हुई है, तो इसको किस तरह बचाएंगे? शहरियों की जानों का सवाल है आखिर भाई साहब। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, इस सूबे पे जो हुकूमत है वो शहरी हुकूमत नहीं है। बदकिस्मती से उनका यहाँ स्टेक नहीं है। वो आते हैं यहाँ डिफेंस में जरूर रहते हैं, उनके ना बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ना उनको यहाँ के अस्पताल जाना है, ना उनको यहाँ के स्कूलों में जाना है, ना यहाँ उनके सड़कों में जाना है। यहाँ पर मसला सारा ये कि ये एक निज़ाम इस शहर का बनना है, एक मेट्रोपॉलिटन मजबूत ताकतवर कॉरपोरेशन बननी है, जिसके अंदर मास्टर प्लान में ये सारी चीजें डिफाइन होनी है, और गैर कानूनी काम करने वाला और करवाने वाला उसके लिए सख्त से सख्त सजा होनी है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के इदारे मिल जाएं और जो एनओसीज देने वाले इदारे मिल जाएं, इस तरह की तामीरात हो गई। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, कम से कम 10 इदारों ने रिश्वत ली होगी इस बिल्डिंग की तामीर में, पुलिस समेत, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत, बगैर रिश्वत की बिल्डिंग नहीं बनी। लेकिन वो पैसा आप पकड़ नहीं सकते, उन लोगों को आप कठेरे में ला नहीं सकते। तो आज ये शहर का हाल जो हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि इस शहर में कोई मरबूत निज़ाम नहीं है। इस शहर को निज़ाम देना होगा, और निज़ाम देने के लिए इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। सही। और अब आपको लगता है कि, क्योंकि मैं लास्ट ही बस पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि जिस तरह के सियासी हालात हैं, जिस तरह पुल्स अपार्ट सब सियासत इस पर हो रही है, क्या वफाक सिंध हुकूमत ये हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन मिलकर वफाक को कुछ करना होगा? जानों का सवाल है, या कुछ होगा? देखिए, वफाक यकीनन वफाक के पास पावर है। सूबा सिंध वफाक की एक इकाई है, कोई अलहदा रियासत थोड़ी है। विफाक चाहे तो क्यों नहीं इंटरवीन कर सकता? विफाक चाहे तो उसके पास आइन के अंदर ऐसे बहुत से आर्टिकल हैं जिसमें वो जाकर हुकूमत सिंध से बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि मुराद अली शाह साहब से गुफ्तगू हो जाए और उस गुफ्तगू में वज़ीर आज़म साहब नाराजगी का इजहार कर दें तो वो सिंध को खतरा करार दे देते हैं। यहाँ तो एक लिसानियत की पॉलिटिक्स है, यहाँ तो एक सिंध का की पॉलिटिक्स है। ठीक है भाई साहब, लेट्स टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, ये बड़े अहम सवालात हैं जो हमने उठाए, क्योंकि आगे का क्या होगा? शेरशाह 17 जाने गई, जो भी हुआ इस शहर के साथ, जिस तरह भी सलूक किया गया, जिसने भी किया, वो सब सबके सामने। आगे मुस्तकबिल क्या है? इस तरह की लाइंस आपस में मिली हुई हैं, गैस लीकेजेस हैं, शहरी शिकायतें कर रहे हैं, ना सुई गैस इस पर कुछ कर रही है, ना वाटर बोर्ड सीवरेज बोर्ड कुछ कर रहा है, और सिर्फ सियासत चारों तरफ से हो रही है। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और अहम तजवीज़ है वजारत सनत की, और ये गाड़ियों की सनत के हवाले से इस पर गुफ्तगू होगी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से। आखिरकार ये तजवीज़ है क्या और इसका असर इस इंडस्ट्री पर क्या होगा, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में दूसरा अहम सवाल गाड़ियों की सनत के हवाले से है। गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो या फिर ओन मनी का कल्चर हो, इस हवाले से मौजूदा हुकूमत ने हमने देखा कि तशवीश का इजहार भी किया, और कुछ कोशिश हद तक उन्होंने की कि FED और दीगर टैक्सेस बजट के अंदर कम किए फाइनेंस बिल 2021 में, ताकि गाड़ियों की कीमतें कम हो सकें। यह भी सुना, और ये जो इस वक्त जराए बताते हैं कि अगस्त 2021 के अंदर एक नई ऑटो पॉलिसी पेश होनी थी ECC में रिव्यू के लिए, लेकिन पेश नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो गया था, और शायद ऐसा कोई वर्बल एग्रीमेंट था कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफा ना किया जाए। लेकिन आज इस तजवीज़ पर बात करेंगे, जिसके बारे में खबर भी आज शाया हुई कि एक तजवीज़ है जो इस पर वजारत सनत की तरफ से दी गई है, जिस तजवीज़ के मुताबिक वजारत सनत ये चाहता है कि एक प्राइस रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाए। ये प्राइस रेगुलेटरी बोर्ड गाड़ियों की कीमतों का तयन करे, या फिर गाड़ियों की कीमतों में जो इस वक्त उतार चढ़ाव है उसको मॉनिटर कर सके। रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो EDB का मौजूद है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, उससे शायद उसकी कारकर्दगी पर जो है इस वक्त सवालात उठ रहे हैं, और इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने ये प्रपोजल दिया है। अब ये आगे लॉ मिनिस्ट्री और दीगर, क्योंकि ये सिर्फ तजवीज़ की हद तक है, लेकिन ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट, इस पर ही पहले बात करते हैं। मेरे साथ सलीम गोडल साहब मौजूद हैं, आप अपामडा के चेयरमैन हैं, ऑथोराइज डीलर एसोसिएशन जो इस पर है गाड़ियों की। सलीम गोडल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये बताएं कि ये जो EDB है, जिसके बारे में कहा गया कि जिस वजह से इंडस्ट्रीज ने जो कहा है क्योंकि वो रेगुलेट सही नहीं कर रहा, तो पहले तो बताएं क्या वो रेगुलेट सही नहीं कर रहा? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये बताऊंगा कि जो रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में बातें हो रही हैं कि प्राइस कंट्रोल करे गवर्नमेंट जी, इस तरह 90s 80s में भी जब प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी और सुजुकी की डीलरशिप थी और मैन्युफैक्चर होती थी,
सर मैं कहता ब्रांड्स के नाम ही लेंगे। सलीम साहब प्लीज, अगर आप ब्रांड्स के नाम लिए बगैर हम इस पर गुफ्तगू कर सकें। जी प्लीज सलीम साहब। जी अच्छा, तो उस वक्त में एक मैन्युफैक्चरर था, वो रेगुलेटरी बोर्ड में उसकी वजह से वो कंपनी बिक गई और फिर किसी प्राइवेट पार्टी ने ले ली। अच्छा, तो मेरा तो यही मौक़िफ़ है कि रेगुलेटरी प्राइस फिक्स नहीं होना चाहिए। इसके बगैर ये नए प्लेयर्स लाएं, नए लोगों को इंसेंटिव दें, ताकि जितने प्लेयर्स आएंगे कंपटीशन होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, लोकल इंडस्ट्री ग्रो होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे। तो मेरा तो ये मकसद है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। अलबत्ता प्राइस तो जाहिर बात है, जब इस मुल्क में प्राइस आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाएंगे, डॉलर इतना बढ़ेगा, तो डेफिनेटली कार मैन्युफैक्चरर अपनी प्राइस तो बढ़ाएगा ना। तो ये तो जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे डॉलर को, पेट्रोल को, इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये प्राइस बढ़ेगी। तो मेरी तो गवर्नमेंट से यही है, रिक्वेस्ट है कि आप नए प्लेयर्स लाएं ज्यादा से ज्यादा और उनको इंसेंटिव दें, ताकि वो इंडस्ट्री लगाए और हेल्थी कंपटीशन हो, क्वालिटी इंप्रूव हो, लोकल असेंबलिंग पार्ट्स लोकल यहाँ बने, उसको गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। मेरा तो ये अच्छा, मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो ओवरऑल ईडीबी का है वो अभी प्राइस को मॉनिटर नहीं करता या करता है? और अगर आप कह रहे हैं कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म अभी कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, पहले तो ये बताएं। रेगुलेटरी मैकेनिज्म ये हर मैन्युफैक्चरर अपनी प्राइस को कॉस्टिंग खुद करता है ना। अच्छा, खुद करता है। अब गवर्नमेंट अगर करती है सर, तो इसका नुकसान क्या? आप कह रहे हैं 90 में हुआ था, नुकसान क्या हुआ था उससे? नुकसान ये होगा कि वो जारी बात है, जब प्राइस नहीं बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरर जब बना रहा होता है तो उसको लॉस हो रहा होता है, और डेफिनेटली वो लॉस कब तक बर्दाश्त करेगा? अल्टीमेटली उसके काफी लॉस हो जाता है, फिर कंपनी बंद हो जाती है। अच्छा, और ऐसा बेहतर है कि आदमी ऐसा कुछ है, क्योंकि आप पावना के चेयरमैन भी हैं, मुझे बताएं ऐसा कुछ है कि आपका गवर्नमेंट के साथ कुछ इस तरह का मुआहदा, यानी मैन्युफैक्चरर्स का मुआहदा हुआ था कि कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, उसके बावजूद कीमतें बढ़ी जब डॉलर डिवैल्यू हुआ उसके बाद? ऐसा कोई मुआहदा हुआ था, कोई वर्बल या कोई बात कि हम नहीं बढ़ाएंगे कीमतें गवर्नमेंट से? मैंने भी ये सुना था कि ये बात हुई थी कि प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सडनली डॉलर जारी बात है इतना स्ट्रांग हो जाएगा, रुपी डी वैल्यू हो जाएगी, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो लॉस तो कब तक करेगा ना? डेफिनेटली तनख्वाहें देनी होती है, लोगों को सैलरीज देनी होती है, तो मैन्युफैक्चरर इतना लॉस तो नहीं कर सकता है ना। तो डॉलर की वजह से सबसे बड़ा डॉलर का इम्पैक्ट आया। ये जरूर मैंने भी सुना था कि हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन एक सर्टेन डॉलर की लिमिट, डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इनको बढ़ाना पड़ा ना। सही। और अगर रेगुलेटरी बोर्ड बनता है और प्राइसेस का तयन खुद करता है, और अगर लेकिन आपके स्टेक होल्डर्स के साथ, क्योंकि रेगुलेटरी बोर्ड में जो प्रपोज किया गया है, जो खबर है उसके मुताबिक कि इसमें ईडीबी के मेंबर्स होंगे, इसमें ऑटो इंडस्ट्री यानी आप लोग होंगे, इसके अंदर इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के लोग होंगे, तो इसमें अगर ये मैकेनिज्म काम थोड़े दिन करके देखें कैसा होता है कि अगर प्राइसेस सेट करने के लिए बाकायदा कमेटी, एक बोर्ड हो जो प्राइसेस सेट करे, आपको लगता है कि फौरी तौर पर नुकसान हो जाएगा? नुकसान होगा क्या? क्या नौकरियां चली जाएंगी, लोगों की प्रोडक्शन रुकेगी, लॉस होगा, क्या होगा इससे? दुनिया में कहीं भी प्राइस कंट्रोलिंग होता नहीं है, हर मैन्युफैक्चरर अपनी खुद प्राइस डिसाइड करता है ना। तो ये तो जहाँ गवर्नमेंट होता है वहाँ ही काम होता है, लेकिन मेरा तो ये मशवरा है कि ये सक्सेस नहीं होता है। नहीं, लेकिन सर ये जो मुझे मेरे में इजाफा करें, दुनिया में कहीं ऐसे ओन मनी, इतने महीनों की बुकिंग पीरियड, और ये जो ओन मनी का कल्चर है जो यहाँ पर मौजूद है, जो इतना प्रिवेल कर रहा है, इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने किया लेकिन कर रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए अगर ये गवर्नमेंट करती है तो इसमें बुरा क्या है? सनी साहब नहीं, इससे ओन मनी वगैरह टूटेगी नहीं, ये तो सप्लाई एंड डिमांड की बात है। आप देखें अमेरिका में भी, मैं अभी अमेरिका गया था, वहां पे भी गाड़ी प्रीमियम पे बिक रही है, जापान में प्रीमियम, दुनिया में हर जगह डिमांड एंड सप्लाई का गैप होगा, वहाँ ये होगा। तो अभी तो काफी प्रोडक्शन बढ़ गई है पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ 2-3 महीने में ओन सब खत्म हो जाएगा। बाई जून आपको बल्कि बिलो कॉस्ट गाड़ियां मिलेंगी, लोग कमीशन छोड़ के बेचेंगे। इसकी वजह क्या? सबने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ना होगा या इसकी वजह ये भी होगी कि डिमांड में भी एक इस पर आएगा ड्यू टू द परचेसिंग पावर और जो लोगों की इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन इस वजह से? कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, डिमांड कम हो जाएगी, फिर इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ गया, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, फिर फाइनेंसिंग इन्होंने 30 लाख से ऊपर की फाइनेंसिंग बंद कर दी है, तो डेफिनेटली ये सब का इम्पैक्ट आएगा ऑटो इंडस्ट्री पे। तो डिमांड कम हो जाएगी नेक्स्ट 2-3 महीने से ना, डिमांड कम शुरू हो जाएगी। और लास्टली क्योंकि मैं चाहूंगा आप अगर अहवाल दे सके जो नई ऑटो पॉलिसी, और अगर ये एकदम होता है, क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं कि इससे सेल्स गिरेंगी, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो आप मिसाल भी दे रहे हैं 1990 की कि हुआ था, कामयाब तजुर्बा नहीं रहा था, अगर आप नुकसान को क्वान्टिफाई करके बता सकें लोगों को कि कितना नुकसान इस इंडस्ट्री को हो सकता है अगर आप ये अगर अमल दरामद हो जाता है इस पॉलिसी पे? तो नुकसान तो इधर डिपेंड करता है डॉलर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर, कॉस्ट सारी ना, तो हर चीज की कॉस्ट अलग अलग होती है ना, ये तो अपना बता नहीं सकते। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना डॉलर को वो स्ट्रांग होता है, रुपी डी वैल्यू होता है, इसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। तो और आपसे पूछा गया इस मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए इस तजवीज़ को आगे ले जाने से पहले, लॉ मिनिस्ट्री को या आगे आप लोगों से कंसल्ट हुआ, यानी मेरी मिसाल आपसे मैन्युफैक्चरर से पूछा है किसी से?
डेफिनेटली मीटिंग्स होती है, इसमें सवाल जवाब होते हैं, हर आदमी अपना प्रपोजल देता है, मैन्युफैक्चरर अपना देता है और गवर्नमेंट के लोग अपने दे रहे होते हैं ना, हर आदमी अपने तरीके से एडवाइस दे रहा होता है। सही है सनी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सलीम गोयल साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, जो पामडा के चेयरमैन है, उन्होंने बताया जी कि जो इनका असेसमेंट है इस प्रपोज्ड पॉलिसी के ऊपर कि अगर गाड़ियों के जो एक प्राइस रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाए जो कीमतों का तयन करे या कीमतों का कंट्रोल रखे, या आप आसान अल्फाज में कहें तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो जो चेक एंड बैलेंस रखे कि कीमतों में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा। इस सिलसिले में नाज़रीन और स्टेक होल्डर से बात भी करेंगे कि उनकी राय इस बारे में क्या है, और जिस तरह एक स्टेक होल्डर से बात की, दीगर स्टेक होल्डर से भी गुफ्तगू होगी। अगर ये पॉलिसी अप्रूव होती है तो इसका फायदा है ऑटो इंडस्ट्री के लिए या नुकसान है, और आम सार्फिन के लिए फायदा या नुकसान है, ये सारे सवाल इनका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन ऑटो पॉलिसी और इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज की जानिब से एक तजवीज़, जो कि अभी सिर्फ तजवीज़ है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। इस तजवीज़ के मुताबिक एक प्राइस रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाए जो कीमतों में बार बार इजाफा कर दिया जाता है। जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज का मौक़िफ़ है कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड इस सिलसिले में उसकी कारकर्दगी एज रेगुलेटरी मैकेनिज्म नाकिस रही है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि एक बोर्ड बना दिया जाए, जो बोर्ड जिसके अंदर मुख्तलिफ इस पर स्टेक होल्डर्स हो, जिसमें एक मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज खुद हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के नुमाइंदे, इसके साथ साथ ईडीबी यानी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के नुमाइंदे, और साथ में ऑटो इंडस्ट्री के लोग हो। ये बोर्ड प्राइसेस का तयन करे। अब जाहिर बात है ये एक प्रपोजल है, ये प्रपोजल आगे लॉ मिनिस्ट्री और दीगर हवाले से बढ़कर आगे किसी हतमी शक्ल तक पहुंचेगा, लेकिन प्रपोजल तो है कि गाड़ियों की कीमतों का तयन हुकूमत करेगी, और अगर करेगी तो इससे इंडस्ट्री पर क्या फर्क पड़ेगा। एचएम शहजाद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप ऑटो मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। शहजाद साहब, आपका शुक्रिया, क्योंकि आप तो वोकल रहे, तो चाहते थे शायद ये हो। इससे क्या फर्क पड़ेगा ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर आपके नजदीक? देखें, ये चले दे रहे दुरुस्त है, अब इन्होंने ये डिसीजन लिया है, लेकिन इसमें भी प्रपोजल है। मेरा एक मानना ये है कि जब तक न्यूट्रल लोगों को आप नहीं डालेंगे तो ये चीज जो है कंट्रोल नहीं होगी। अगर आप यही जो लोकल असेंबलरों के नुमाइंदों को डालेंगे, ईडीपी को डालेंगे, जबकि ईडीपी के ऊपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पहले भी जो है वो नाराज है, लेकिन दोबारा अगर इन्हीं लोगों को डालेंगे और अवामी नुमाइंदे नहीं होंगे तो भाई इसका फैसला कौन करेगा, इसका तयन कौन करेगा? ईडीपी से क्यों नाराज है मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज? देखिए, ईडीपी आज तक जो है वो अवाम के मुफाद में काम नहीं करती आई। आज तक वहां पर जितने भी लोग हैं वो इंडस्ट्री के ही लोग हैं, इंडस्ट्री से मुराद लोकल असेंबलरों के लोग हैं जो वहां बैठे हैं। अगर चेयरमैन आप देखें तो वही लोकल असेंबलरों का नुमाइंदा है, फिर उसमें 1, 2, 3 जो है वो तीनों जो है वो भी लोकल असेंबलरों के नुमाइंदे हैं। तो ईडीपी जो है वो न्यूट्रल नहीं है। जब तक न्यूट्रल नहीं होगी वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में कोई डिसीजन नहीं ले सकती। मेरा मकसद कहने का यह है कि जब तक मेंबर नेशनल असेंबली, सेनेट के लोग जो इनकी कायमा कमेटी है मुख्तलिफ, उनके नुमाइंदे अगर वहां नहीं बैठेंगे तो ये जिस तरह होता आ रहा है ये ऐसे ही होता रहेगा। यानी इसकी तश्कील अगर हो तो आप कहते हैं न्यूट्रल नुमाइंदे हो, लेकिन फिर अगर तश्कील में ये लोग होंगे, इनको क्या पता गाड़ी कितने की बन रही है, क्या इसका कॉस्ट आ रही है इंपोर्ट की? अगर सेनेट के नुमाइंदे, नेशनल असेंबली के नुमाइंदे, तो ये किस तरह होगा? फिर ये कौन तयन करेगा कि कीमत कितनी बनती है? मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट है 15 लाख रुपए का है, तो उसका तयन किस तरह फिर होगा? क्या सेनेट के और नेशनल असेंबली के लोग? देखें, मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है कि ये लोग ना हो। मतलब अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और ईडीपी और यही होंगे, ये तो अब भी है, ये तो आज तक यही लोग ही हैं इसी के अंदर, तो आपको क्या इसका रिजल्ट आ रहा है? कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसमें न्यूट्रल लोग होने चाहिए जो कौमी असेंबली के लोग हों या सेनेट के लोग हों, ताकि वो इनको वॉच करें और आया ये कोई डिसीजन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे। आज जैसे देखे ना, ईडी आज जो है वो ऑटो जो पॉलिसी है उसको डिफर किया ईसीसी ने, तो वहां कुछ लोग ऐसे बैठे हैं ना तो इनको वॉच कर रहे हैं कि भाई जो भी डिसीजन हुए वो गलत हुए। नहीं, और इसके होने से मुझे बताएं पहले शहजाद साहब, क्योंकि मैं अभी पूछ रहा था दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कि क्या इस होने से अगर ऐसा हो जाता है, क्या ओन मनी कल्चर खत्म हो जाएगा गाड़ियों के हवाले से जो प्रीमियम होता है, या वो रहेगा बरकरार अगर ये हो भी जाता है? तो देखें, जब तक आप इनकी मेजर पॉलिसी के अंदर चेंजिंग नहीं लाएंगे, जब तक ये जितने भी लोकल असेंबलर अपने ऑथराइज्ड डीलर को जो एक कोटा सिस्टम है
वो कोटा सिस्टम नहीं खत्म करेंगे, जो प्रायोरिटी सिस्टम है वो नहीं खत्म करेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा चाहे आप कितनी ही कमेटियां बना लें। मेरा ये ख्याल था कि हुकूमत जो है इसके ऊपर एक्शन लेती। मेरा तो ये सवाल तीनों से है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कॉमर्स मिनिस्ट्री से और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री से, कि लास्ट अभी देखें कि ब्रांड न्यू $2 बिलियन की गाड़ियां आई गई हैं, वो किस तरह आ गई और क्यों आ गई? क्या इनके नाक के नीचे गाड़ियां नहीं आई? हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, ये गाड़ियां आई कैसे? कैसे सर? वो तो इंपोर्ट होकर यहाँ पर आई ना, जिस तरह भी आई। आप क्या चाहते हैं, पाबंदी लगा दें इसके ऊपर? देखिए, मेरा सवाल ये है कि कोई भी गाड़ी जब ब्रांड न्यू जब यहाँ असेंबलिंग प्लांट लगता है तो उनको एक खास पीरियड तक। अच्छा, शाह साहब का राब्ता इस वक्त उनका तो हुआ है, इतनी देर में अगर हम दोबारा राब्ता बहाल कर सके शाह साहब से जी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाज़रीन इस वक्त जो पॉलिसी है, इसके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं जो मुख्तलिफ आपको गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले आपने जो सलीम गोल्ड साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे थे कि इसका नुकसान होगा इंडस्ट्री को। अभी शहजाद साहब कह रहे हैं कि ये पॉलिसी ठीक है, लेकिन इसमें जो मेंबर्स हैं जो इस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करें, वो मेंबर्स न्यूट्रल होने चाहिए। दूसरी बात वो कह रहे हैं और इकदाम होने चाहिए। सवाल बड़ा अहम है कि क्या ओन मनी कल्चर, अगर प्राइस रेगुलेटरी बोर्ड बन जाता है तो क्या ओन मनी कल्चर खत्म हो जाएगा? क्या ओन मनी कल्चर के हवाले से हम समझेंगे कि ये नहीं होगा? शाह साहब, अगर आप वापस हैं हमारे साथ तो बताइएगा। अच्छा जी, शहजाद साहब शायद हमारे साथ अभी राब्ता बहाल नहीं हो सका है। जो बात कर रहे थे बड़ी अहम थी, हमने स्टेक होल्डर से नाज़रीन मुख्तलिफ जो इस पॉलिसी से मुताल्लिक जो लोगों की राय है वो जानी कि आखिरकार अगर ये इंप्लीमेंट हो तो क्या हो सकता है। आफ्टर दिस ब्रेक प्रोग्राम को कंक्लूड करने आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। अगर ऑटो पॉलिसी में ये शिफ्ट आता है और गाड़ियों की कीमतों में क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये सवाल था जो शहजाद साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ था। HM शहजाद साहब जो कि ऑटो डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन है, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि क्या ओन मनी कल्चर पर कोई फ़र्क पड़ेगा? इससे आप जवाब दे रहे कट गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है नाज़रीन के लिए। देखिए, मैंने आपको कहा कि जब तक आप इन तमाम पॉलिसियों को रिवाइज सही तरीके से नहीं करेंगे, देखिए इस वक्त भी ये तीनों तो वैसे भी मौजूद हैं और जो है ऑन मनी खत्म नहीं हो रही, तो इस वक्त हुकूमत को पॉलिसी चेंज करनी होगी और कुछ सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि एक वो कल्चर जो प्रायोरिटी पे गाड़ियां दी जाती हैं, इनके लोकल असेंबलरों के जो ऑथराइज डीलर है, ये खत्म करना पड़ेगा कल्चर, और ये तमाम प्रायोरिटी के अंदर गाड़ियां बुकिंग में देनी पड़ेंगी। इस वक्त हो ये रहा है कि चाहिए जितने भी असेंबलर्स हैं, इनके ऑथराइज डीलरों को इन्होंने कोटा बांधा हुआ है सालाना 10-10, 15-15, 20-20 हजार गाड़ियों का। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। जब तक ये बुकिंग की पब्लिक की बुकिंग में ये गाड़ियां नहीं जाएंगी, ये कल्चर खत्म नहीं होगा। तो अगर ये तजवीज़ पर अमल दरामद हो भी जाता है शहजाद साहब, इसका मतलब आप कह रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होगा? अगर प्राइस रेगुलेटरी बोर्ड बन भी जाता है तो कोई खातिर ख्वाह फायदा आपको नजर नहीं आता इसका? जब तक इसमें न्यूट्रल लोगों को ना डाला जाए जो इन चीजों को समझते हो और वो अवामी नुमाइंदे हो। लेकिन शहजाद साहब, ये जो आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन एक तरफ ऑटो इंडस्ट्री कह रही है कि हमारे पास हमें डॉलर बढ़ रहा है, स्टील प्राइसेस बढ़ रही हैं, दीगर चीजें बढ़ रही हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हमें महंगा मिल रहा है। तो वो भी तो कह रहे हैं कि एक तरफ ये सब हो रहा है, तो हम किस तरह कीमतों को कंट्रोल रखें? प्राइसेस हम पर इंपैक्ट आ रहा है, हमारे प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट आ रहा है। देखिए, ये जो डॉलर का मामला ये एक अलग है और ब्लैक मार्केटिंग एक अलग है। आपकी इत्तला के लिए मैं आपको ये बताता चलूं, सालाना 1 खरब रुपए जो है ब्लैक मार्केटिंग में जाते हैं। और देखिए, ये जो इस साल या पिछले 1.5 साल से डॉलर जो है अप डाउन हो रहा है, वरना जिंदगी में इन्होंने कभी जो है डॉलर अगर नीचे भी आया है तो इन्होंने प्राइसेस कम नहीं किए, और जो वो फायदा जो हुकूमत ने आवाम को देना था वो भी नहीं दिया। हुकूमत की जो हुकूमत का एक फायदा था कि पिछले दिनों आपको पता है जुलाई के अंदर गवर्नमेंट ने FAT कम की थी और सेट टैक्स कम किया था, वो आवाम को पास ऑन नहीं हुआ। अब वो हुकूमत वापस ले रही है। अब ये मजीद गाड़ियों की कीमत तो वैसे बढ़ नहीं है। और आपने अभी कहा कि हुकूमत के अंदर भी वेस्टेड इंटरेस्ट मौजूद है। कौन है वो लोग? और इमरान खान साहब को पता है और आप समझते हैं उनको नोटिस लेना चाहिए अगर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है? आप कहते हैं ECC के अंदर है या दीगर है, कौन है वो लोग? कॉमर्स मिनिस्ट्री, EDP और मिनिस्ट्री ऑफ जो प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज है, मैं इसको इनका सबसे बड़ा जो कसूरवार है वो ये है, तीनों लोग। जब तक आप इनको और इन लोकल असेंबलरों को
जो मुख्तलिफ आपकी जो पॉलिसीज है उसको चेंज करना लाजमी है। सही। अगर नहीं करेंगे तो ये मामला सालों साल चला आ रहा है और चलता रहेगा। इस वक्त आवाम को एक सस्ती मियारी मेड इन पाकिस्तान गाड़ी। ठीक है सर, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शाह साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और इस हवाले से अपना मौकिफ दिया। आपने दोनों से नाज़रीन इस हवाले से कि अगर ये प्रोपोज्ड पॉलिसी पर इंप्लीमेंटेशन होती है तो इसका इंपैक्ट किस तरह से ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर आएगा। साथ साथ शेरशाह धमाके के हवाले से होने वाली इब्तदाई अब तक की तहकीकात ताहाल किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंची, क्या पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये सारे अहम सवाल आज प्रोग्राम में उठाए। आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।